लखनऊ में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर हो गया। बदमाश संजय को इंदिरा कैनाल रोड पर एसटीएफ ने घेर लिया, लेकिन संजय ने एसटीएफ जवानों ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में वो ढेर हो गया। संदीप सिंह बिल्डर हत्याकांड का मुख्य शूटर था संजय। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में गिरफ्तार 8 अभियुक्तों को 3 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। सोमवार को फिर कोर्ट में इनकी पेशी होगी। सरकार का पक्ष रखने वाले अभियोजन अधिकारी ने कहा, जांच में जिनके भी नाम आएंगे वो गिरफ्तार किए जाएंगे। चढ़ावा चोरी केस में गिरफ्तार 8 में से 7 अभियुक्तों के पास से करीब 80 लाख रुपए बरामद हुए। सुभाष श्रीवास्तव के पास से कोई कैश नहीं मिला। अभियोजन अधिकारी ने कहा, चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की भी भूमिका की जांच होगी। चढ़ावा चोरी केस में राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। आरोप है कि चंपत राय की सहमति से ही चढ़ावे के पैसे गिनने वालों की नियुक्तियां की गई। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, चंपत राय के खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बयान पर तंज कसा, कहा, जिनकी आंख का मर गया पानी वो क्या करेंगे दूध का दूध और पानी का पानी। कांग्रेस ने राम मंदिर ट्रस्ट को भंग करने और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की। और अब खबरें महाराष्ट्र की। केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस ने सिया गोयल के भाई साहिल से कल करीब 10 घंटे तक पूछताछ की है। साहिल गोयल से सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ संबंधों के बारे में पूछताछ की गई। 18 जून को पुणे के लोहागढ़ किले से केतन को धक्का दिया गया था। सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन ने अपने मोबाइल फोन की चैट डिलीट कर दी थी। ये पर्दाफाश पुलिस की जांच में हुआ है। दोनों ने केतन को पहाड़ी से धक्का देने से पहले और बाद की चैट को डिलीट किया। इस बीच केतन के पिता ने एक बार फिर कहा, अगर सिया को शादी नहीं करनी थी तो उसे मना कर देना चाहिए था। पुणे के केतन अग्रवाल परिवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने न्याय का भरोसा दिया है। शुक्रवार को केतन के पिता ने फडणवीस से मुलाकात की। परिवार की मांग पर सीएम ने केतन हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि दोषियों को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र की सियासत में अटकलों का दौर जारी है। एक ही फ्लाइट में सीएम फडणवीस और उद्धव ठाकरे नजर आए हैं। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन किया। मुंबई से नागपुर जाने वाली फ्लाइट में सीएम फडणवीस के पीछे संजय राउत भी बैठे हुए दिखाई दिए। महाराष्ट्र में आज छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 353वीं वर्षगांठ का जश्न मनाया जा रहा है। नागपुर में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया है। और अब आपको दिखाते हैं बिहार की खबरें। फैसल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई 30 जून तक टल गई है। फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। पुलिस ने अपडेटेड केस डायरी जमा की है। कोर्ट ने इस केस डायरी को पढ़ने के लिए 3 दिनों का वक्त दिया है। बिहार के भोजपुर में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर मामले से जुड़े सभी वीडियो जांच आयोग के अध्यक्ष देखेंगे। भरत तिवारी के फेसबुक लाइव की वीडियो की भी जांच होगी। बिहार के स्वास्थ्य विभाग पर एक बार फिर सवाल उठे हैं। ताजा मामला मोतिहारी के सुगौली कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का है, जहां सरकारी अस्पताल में टूटी हुई हड्डी के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सामान मौजूद था ही नहीं। ऐसे में डॉक्टर्स ने मरीज के पैर को बेकार पड़े कार्टन के सहारे बांधकर प्राथमिक उपचार कर दिया। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु आज पहली बार पटना आ रहे हैं। उनका बिहार दौरा 28 जून तक रहेगा। सदगुरु अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वरिष्ठ आपदारी के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। और अब खबरें दिल्ली की। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए अपने अलग अलग अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन के पहले चरण की शुरुआत कर दी है। CUET परीक्षा देने वाले छात्र समय रहते आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन फीस भी भरनी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है। दिल्ली के मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया में एक सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 3 मजदूरों की मौत हो गई। शुरुआती जांच में सामने आया कि सेप्टिक टैंक में जमा जहरीली गैस से मजदूरों का दम घुट गया। रिपोर्ट के मुताबिक सेफ्टी रूल्स में लापरवाही की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के 5 विधानसभा क्षेत्रों में बिजली चोरी लगातार बड़ी चुनौती बनती जा रही है। बिजली वितरण कंपनियों और ऊर्जा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राजौरी गार्डन,
यहां मुंडका, नजफगढ़ और तुगलकाबाद में हर साल करीब 83 करोड़ रुपए की बिजली चोरी हो रही है। अब इस नुकसान को रोकने के लिए ऊर्जा विभाग ने विशेष अभियान की शुरुआत की है। भारतीय रेलवे ने दिल्ली जिंद रूट पर हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल रन किया है। इस परीक्षण के दौरान इमरजेंसी ब्रेकिंग, डिस्टेंस और ट्रेन की स्थिरता का आकलन किया गया है। ये ट्रायल देश में आधुनिक रेल तकनीक की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दिल्ली में मौसम करवट ले रहा है। मौसम विभाग ने आज तेज बारिश के साथ आंधी की चेतावनी जारी की है। IMD के पूर्व अनुमान के मुताबिक आज दिल्ली में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। आज 39 डिग्री सेल्सियस तक पारा जा सकता। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि सेशल्स दौरे के लिए रवाना हो रहे हैं। ये देखिए आप तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। प्रधानमंत्री सेशल्स दौरे के लिए रवाना हो रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। सेशल्स के स्वर्ण जयंती समारोह में प्रधानमंत्री शामिल होंगे और ये तस्वीरें बेहद ही खास। प्रधानमंत्री रवाना होते हुए 27 तारीख से लेकर 29 तारीख तक, 27 से 29 जून तक का यह दौरा है। सेशल्स का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा कर रहे हैं और जो स्वर्ण जयंती समारोह है उसमें शामिल हो रहे हैं प्रधानमंत्री। 27 से लेकर 29 तारीख तक यानी 3 दिन का यह दौरा है। राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात इस दौरान होगी। जाहिर सी बात है कि दोनों देशों के रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने के लिहाज से भी ये जो दौरा है वो बहुत ज्यादा अहम है। और इस आपको ये बता दें कि इससे पहले साल 2015 में प्रधानमंत्री गए थे सेशल्स, यानी कि प्रधानमंत्री बनने के बाद साल 2014 में उसके 1 साल के बाद गए थे और अब 2015 के बाद प्रधानमंत्री का 10 साल के बाद यह दौरा सेशल्स का, जहां पर स्वर्ण जयंती समारोह में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। और अब शुरुआत करते हैं हमारी खास पेशकश की। कई सवाल उठ रहे हैं। राम भक्तों का ट्रस्ट पर वापस विश्वास कैसे लौटेगा? क्या सिर्फ गिरफ्तारियां काफी है या फिर बड़े चेहरों पर भी एक्शन लेना होगा? हर दिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी की परतें सामने आ रही हैं। ये पता लग रहा है कि कैसे भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, कैसे श्रद्धा से दिए जाने वाले चढ़ावे की बंदरबाट हुई है। अब तक इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ट्रस्ट के 2 सबसे अहम किरदारों ने इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में अचानक से एक बड़ा संकट की स्थिति दिखाई दे रही है। ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास काफी लंबे समय से अस्वस्थ है। ट्रस्ट के अध्यक्ष के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद चंपत राय का है, जो कि महासचिव थे, जिन्होंने कल इस्तीफा दिया। अब उनके इस्तीफे के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के ना होने की स्थिति में ट्रस्ट का संचालन कौन करेगा, और इस पर हम बात भी करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा दे। डॉक्टर प्रवेश कुमार चौधरी जो प्रवक्ता है VHP के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से प्रभात कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन इन कर चुके हैं और अनिल दुबे जो कि राष्ट्रीय महासचिव है RLD के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अयोध्या से हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर भी आपको टीवी स्क्रीन पर लाइव नजर आ रहे हैं। आप सभी का हम रुख करें, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी हुई है। इस मामले में 8 अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत पर भेजा गया है। 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं 8 अभियुक्त। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस मामले में अब सियासत भी हो रही है, लेकिन 8 अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आगे पुलिस और रिमांड मांग सकती है। इस दौरान 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं 8 अभियुक्त। ये कौन है, इनके नाम भी एक एक कर आपको बताएंगे। लेकिन ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भी इस्तीफा दिया है। और एक और बड़ी खबर, चढ़ावा चोरी पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। बीजेपी का लंका कांड अयोध्या में ही होगा। अखिलेश यादव की तरफ से यह तंज कसा गया है। उतर गया दान भक्तों का मुखौटा। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है, प्रभु के चमत्कार ने दिखा दी शक्ति। अखिलेश यादव की तरफ से देखिए आप, जो पोस्ट किया गया वो पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसमें बीजेपी पर तंज कसा है, हमला बोला है, बयान दिया गया है। चढ़ावा चोरी पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर यह हमला। और ये देखिए आप,
ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं उसी पोस्ट की। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर विपक्ष ने मांग की है। क्या मांग की है? राम मंदिर ट्रस्ट भंग होना चाहिए, ये कांग्रेस की तरफ से मांग की गई है। साधु संतों को सौंपी जाए ट्रस्ट की कमान, राजीव शुक्ला की तरफ से ये मांग उठाई गई है। इस ट्रस्ट को भंग किया जाए और जो धर्माचार है, जो शंकराचार्य हैं, जो साधु संत हैं और जिन अयोध्या में जो साधु संत इसमें लगे थे राम मंदिर के शुरू से जो है राम मंदिर के पक्ष में, उन सब का कोई ट्रस्ट बनना चाहिए जो देखे। इधर विपक्ष के आरोपों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो हमें ना बताएं कि आस्था क्या होती है, किसी भी दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा। सुनिए। जो लोग आज आक्षेप कर रहे हैं, उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनकी मनसा अच्छी नहीं है। यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था तुम बताओगे हमें आस्था? ये स्वीकार्य नहीं। सरकार की जो मनसा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। राम मंदिर ट्रस्ट में आगे क्या होगा, अब ये भी सवाल देखने को मिल रहा है। सियासत तो हो ही रही है, लेकिन अब तक क्या हुआ है और आगे क्या हो सकता है? चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया है और उनके इस्तीफा देने के बाद 2 पद खाली हो गए हैं। पहले से 1 स्थान खाली था, ऐसे में अब 3 पद रिक्त हुए हैं। निर्माण समिति का कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि 15 जुलाई तक कंपनियां काम खत्म कर चली जाएंगी। चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद ट्रस्ट में बड़े बदलाव तय माने जा रहे हैं। इन आरोपों के बाद कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है। कामेश्वर चौपाल की जगह कृष्ण मोहन को सदस्य नियुक्त किया गया था। उस वक्त चंपत राय ने इसे सर्वसम्मति से लिया गया एक फैसला बताया था। अब सवाल यह है कि क्या आगे का फैसला भी ट्रस्ट खुद ही लेगा या फिर कोई और कदम उठाया जा सकता है? बिल्कुल, और उस पर हम बात भी करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान है उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन पहले अभिजीत का रुख कर लेते हैं जो कि अयोध्या से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अभिजीत, देखिए जो गिरफ्तारियां हुई है, इस गिरफ्तारी के बाद अब 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा इस वक्त ट्रस्ट के संचालन को लेकर है, क्योंकि जो सबसे पावरफुल है, अगर दूसरे नंबर पर बात की जाए, चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों का इस्तीफा हो गया है। अब यह संकट कैसे दूर होगा, इसका कोई जवाब मिल पा रहा है क्या? देखिए, फिलहाल की बात करें करुणा, तो सब कुछ ऑटो पायलट मोड पर चल रहा है राम मंदिर ट्रस्ट में, क्योंकि जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं वो, उनकी अवस्था ऐसी नहीं कि वो सक्रिय भूमिका में हो, और जो महासचिव हैं यानी कि मोस्ट पावरफुल व्यक्ति जो थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, यानी कि वो अब क्रियाकलाप में कोई उनकी भागीदारी नहीं होगी। उसके अलावा तीसरे नंबर पर अनिल मिश्रा थे जो पूरे सिस्टम को चलाते थे, लेकिन वो अब इस्तीफा देकर बाहर हो चुके हैं। और बात करें अगर टिन्नू यादव की, जो कि चंपत राय का सबसे करीबी, उनके यहाँ से कैश रिकवरी हुई, गिरफ्तारी हुई और उसके बाद वो जेल चले गए हैं। तो ऐसे में पूरे सिस्टम को चलाएगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही कारण है कि यहाँ पर अयोध्या की अगर बात करें तो संत समाज की ओर से और यहाँ के स्थानीय लोगों की तरफ से ये मांग लगातार उठ रही है कि ट्रस्ट का पुनर्गठन होना चाहिए। और यहाँ तक कि लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सबको हटाओ, यानी कि पहले जो ट्रस्ट था उसको भंग करो और फिर से नए लोग लेकर आओ, जिसमें सबसे ज्यादा भागीदारी अयोध्या के उन लोगों की होनी चाहिए जो कि राम मंदिर संघर्ष से लंबे समय तक जुड़े रहे, जो आंदोलन से जुड़े हुए साधु संत हैं, उनको जोड़ने की मांग यहाँ का आम जनमानस भी कह रहा है। और साधु संत समाज की तरफ से तो ये आवाज उठी रही है, वो लंबे समय से आवाज उठ रही है। तो अब ये देखना होगा कि कितनी जल्दी ये किया जाता है, क्योंकि हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, राम मंदिर में दर्शन करते हैं। अगर व्यवस्था लचर होती चली जाए और मैनेजमेंट ठीक ना रहे या फिर शीर्ष पद पर ही लोग ना रहे, तो फिर ये व्यवस्था आखिरकार चलेगी कैसे? कब तक आप ऑटो पायलट मोड पर इसको छोड़ सकते हैं? ये सब एक बड़ा सवाल है। तो जो भी करना होगा जल्दी करना होगा और बड़े निर्णय आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं, हो सकता है अगले 48 घंटे में देखने को मिल सकते हैं। जी करनो। बिल्कुल बिल्कुल अभिजीत, लौटेंगे आपके पास। डॉक्टर प्रवेश कुमार चौधरी भी हमारे साथ बने हुए हैं, वीएचपी के प्रवक्ता हैं। प्रवेश कुमार जी, राम मंदिर आंदोलन में कई कार सेवकों ने बलिदान दिया, क्या उनके बलिदानों पर ये दाग नहीं है जो मामला सामने आया है, वो भी कुछ चंद लोगों की वजह से? प्रगति जी, कौन कह रहा है कि ये गलत अच्छा हुआ है जी? या विश्व हिंदू परिषद इसका समर्थन कर रहा है, या विश्व हिंदू परिषद किसी को बचाने का प्रयास कर रहा है, या इस सारे विषय पे लिपापोती कर रहा है?
विश्व हिंदू परिषद ने तो नहीं करा ऐसा। विश्व हिंदू परिषद ने पहले दिन से कहा कि ये जघन्य पाप हुआ है, महापाप हुआ है। राम जी के मंदिर में इस प्रकार का विषय आ जाना, ये तो महापाप है। और जो भी इसमें संलिप्त है, जो भी इसके अंदर दोषी है, उन सबको सजा मिलनी चाहिए जी। और यही काम जो हमारी मांग थी, न्यास ने उसको मानते हुए योगी जी से, सरकार से मांग करी कि एसआईटी जांच करिए। एसआईटी जांच हुई, एसआईटी जांच के बाद एफआईआर आपको दिख रही है, हो रही है, तो एफआईआर हुई है, ये सारी चीजें हुई है ना। तो ये जो चीजें हैं वो हमारी मांग थी, हमने शुरू से मांग करी, हिंदू समाज की मांग थी। और विश्व हिंदू परिषद कुछ नहीं है, जो हिंदू समाज सोचता है उसकी प्रतिक्रिया ये विश्व हिंदू परिषद देता है। उसी की प्रवक्ता के नाते से देश भर में, दुनिया भर के अंदर विश्व हिंदू परिषद की पहचान बनी है। हमने तो वही काम किया जो हिंदू समाज के मन में था। हमने हिंदू समाज के मन में था कि भाई ये गलत हो रहा है, हमने कहा गलत हो रहा है, इसकी हिंदू समाज ने कहा जांच होनी चाहिए, हमने कहा जांच होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी उनको जो अपराधी उनको सजा मिलनी चाहिए, ये हमने कहा और वो हो रहा है। अब इसके अंदर लोग राजनीति कर रहे हैं तो उनका विषय है राजनीति करने का, क्योंकि राम, प्रगति जी, हमारे लिए कोई राजनीति का विषय नहीं है जी। राम हमारे लिए आस्था का विषय है। जब संतों ने हमारे कंधे पे जिम्मेदारी दी थी ना, अयोध्या के जन्मभूमि मुक्ति के लिए आंदोलन चलाने के लिए संतों ने दी थी, संतों के आशीर्वाद से विश्व हिंदू परिषद ने उस काम को किया। और एक और बात बता दूं, न्यास ने एक चिट्ठी लिखी विश्व हिंदू परिषद को कि निधि का समर्पण कराइए आप राम मंदिर के निर्माण के लिए। विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश भर के अंदर एक बड़ा अभियान चलाया और उस अभियान के तहत निधि का समर्पण लेकर के न्यास को सौंप दिया। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद की कोई भूमिका नहीं रही। अब भूमिका हमारी अब आई है, जब समाज ने कहा कि कुछ कुछ दिक्कतें हुई है, हम खड़े हुए, हमने संघर्ष किया, हमने बातें करी और हमने मांग करी सरकार से, हमने मांग करी न्यास से, हमने मांग करी सबसे कि भैया जल्दी से जल्दी इसको निपटाया जाए और जो दूध का दूध है, पानी का पानी किया जाए। आप देखिए 8 लोग जाकर के जेल में सजा काट रहे हैं ना, जेल में गए ना, और भी जो लोग होंगे वो भी जाएंगे। एसआईटी ने जो भी जिससे पूछा, एसआईटी को सबने जाकर के कोऑपरेट किया, सबने उसका जवाब दिया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल प्रवेश कुमार जी। और लेकिन एक बड़ा सवाल, एक बड़ा संकट, जो कि सवाल हमने शुरुआत में ही उठाया कि अब जबकि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया है, तो इसके बाद संचालन को लेकर जो ट्रस्ट है उसको लेकर एक बड़ा सवाल है। और देखिए हमारे साथ धर्मेंद्र यादव जी भी है, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। धर्मेंद्र जी, आपने सुना योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कहा गया? आस्था को लेकर आप लोगों की तरफ से सवाल उठाया गया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बोला कि वो आस्था की बात ना करें जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। करुणाशंकर जी, योगी आदित्यनाथ को यह पता होना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर में बैठकर विश्व हिंदू परिषद के बड़े पदाधिकारी, जो प्रवेश भाई कह रहे थे ना अभी, कि जो हिंदू सोचता है वही विश्व हिंदू परिषद करता है, जो हिंदू चाहता है वही विश्व हिंदू परिषद करता है। कौन सा हिंदू चाहता था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर में चोरी हो? ये आपके प्रवेश चौधरी भी बताएंगे शो में। आज जो भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और बाकी लोगों ने, आरएसएस वालों ने जिस तरह से हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाया है, इतना ठेस तो गजनी ने नहीं पहुंचाया था। गजनी 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटने का प्रयास किया था और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने 40 दिन के अंदर 70 बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चढ़ावा को लूटा है। अब इनके इस पाप, महापाप, अपराध, जघन्य अपराध का जो लेवल है और इसका जो सजा है, वो मुझे लगता है कि भारतीय संविधान में भी नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम खुद ही इनको वो सजा देंगे और इनकी नैतिकता बचाने के लिए मुझे लगता है एक रास्ता बच रहा है कि ये चिल्लू पर गंगा जल में जाके डूब के मर जाए तो शायद बच जाएंगे। आज जितने करोड़ करोड़ हिंदुओं की जो आस्था आहत हुई है, उसके जिम्मेदार कौन है? आज बताइए, 20 दिन के बाद विश्व हिंदू परिषद और आपका आरएसएस वाले लोगों ने 20 दिन बाद एफआईआर हुई है और जो मुख्य अभियुक्त हैं, जिन पे पूरी जिम्मेदारी थी, संचालन करना उनका काम है, बिल्डिंग बनवाना उनका काम है, बाकी मेंटेनेंस देखना उनका काम है। जब चोरी हो जाए तो उनका रोल ही खत्म हो गया, उनका कोई रोल ही नहीं है। नहीं, लेकिन इस्तीफा तो हुआ ना, इस्तीफा तो हुआ है। कितने दिन बाद हुआ इस्तीफा? कितने दिन बाद हुआ? जब सारे सबूत मिटा दिए गए, जब सारा मैनिपुलेशन हो गया, जब एसआईटी के अधिकारियों से बात हो गई। एसआईटी के अधिकारी बाहर बैठ के जांच कर रहे हैं, चंपत राय अंदर बैठे हुए हैं, लॉकर को व्यवस्थित कर रहे हैं और वहां पे गर्भगृह में बैठ के पैसा इधर उधर कर रहे हैं, तब जाकर के एफआईआर हुई है। एफआईआर तो पहले दिन होनी चाहिए थी। आप मुझे बताइए, भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि बिना एफआईआर के एसआईटी गठित हो गई हो? क्यों हुई है?
क्योंकि ये पूरे देश के हिंदुओं की आंखों में धूल झोंकने के लिए योगी आदित्यनाथ और चंपत राय मिलके योजना बना के काम कर रहे थे। लेकिन मैं आपको फिर कहता हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कोई एक छोटी चीज नहीं है। उनके सीसीटीवी कैमरे से आप नहीं बच सकते। आप सीसीटीवी कैमरा बंद करके चोरी कर सकते हो, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे खुला रहता है। और ये भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, ये बड़ा अहम पॉइंट है जो आपने उठाया है। प्रवेश कुमार जी, एक बात बताइए, चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा कब होता है? जो कहा गया है कि इससे बाकायदा इस्तीफे को लेकर एक दबाव था, निर्देश दिया गया वीएचपी की तरफ से और इसके बाद इस्तीफा हुआ। लेकिन 7 जून को जब पूरा मामला सामने आता है, एसआईटी की जांच होती है, एफआईआर दर्ज होती है, गिरफ्तारियां हो जाती है, तब जाकर इस्तीफा होता है और इस्तीफे पर बोला जाता है भाई नैतिकता के आधार पर हमने इस्तीफा दिया है। इतना दिन क्यों लग गया? 20 दिन क्यों लग गए? प्रवेश कुमार जी, प्रवेश जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? लगता है कि आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से रुक करेंगे, लेकिन इस बीच देखिए हमारे साथ प्रभात कुमार भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। प्रभात जी, आपको लगता है ये 20 दिन के बाद जो इस्तीफा हुआ है, नैतिकता की बात कही जा रही, भाई नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है, जांच प्रभावित ना हो इसलिए हमने किया, आपको ठीक लग रहा है ये सब कुछ? करुणा शंकर जी, मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं जो भगवान राम का संबोधन करता हूं अपने घर में, अपने मन में, अपने दिल में, वहीं से शुरू करूंगा। एक बहुत अच्छा श्लोक है भगवान राम के संदर्भ में। वह श्लोक कहता है कि आपदाम पहरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्य। भगवान श्री राम जो है ना, वो लोगों के नायक, लोक नायक हैं। वो किसी व्यक्ति, किसी समाज, किसी समुदाय, किसी धर्म के नायक नहीं। पहली बात। दूसरी बात, मैं इसलिए ये बात बोला कि विश्व हिंदू परिषद वाले बोल रहे थे बैठ करके, अरे थोड़ी तुम लज्जा आनी चाहिए, कैसे आंखें मिला पाते होंगे आप? प्रभु श्री राम के नाम पर चंदा चोरी करके और यहां बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। एक ठेकेदार नहीं है। दूसरी बात, विश्व हिंदू परिषद भाजपा आरएसएस हिंदुओं का ठेकेदार नहीं है। ठेकेदार बनने का कुत्सित प्रयास ना किया जाए जी, नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं। दूसरी बात, मुझे एक चीज बताइए, चोरी हुई ये तो स्पष्ट हो गई ना करुणा जी? चोरी हुई ये बात स्पष्ट है। तो मुझे एक चीज का जवाब चाहिए कि जो ये ट्रस्ट बना, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सबके द्वारा नियुक्त किए गए ये लोग, इन चोरों की नियुक्ति किसने करी? रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर जानी चाहिए? चोरों पे। इनको तो सजा मिलेगी चूंकि इन्होंने चोरी करी, लेकिन जो चोर के पीछे खड़ा पर्देदारी कर रहा है उस व्यक्ति का नाम सामने आना चाहिए। मेरा ये जी, एक्शन तो लिया जा रहा है, 8 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है और इस्तीफे भी हुए हैं। नहीं प्रभात जी, आप बोल रहे हैं पर्देदारी कौन कर रहा है? पर्देदारी कौन कर रहा है? चोरों की पर्देदारी कौन कर रहा है? चोरों की पर्देदारी वो कर रहा है जो पिछले 20 दिनों से लगातार यह कुत्सित प्रयास कर रहा है कि ये एसआईटी खेल करके और तमाम सनातन धर्मावलंबियों के श्रद्धा पे और उनके मन पर कुठाराघात करने का जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं ना, वो व्यक्ति कौन है? एक सुनिए, बस खत्म कर रहा हूं करुणा जी। हाँ बोलिए। दूसरी बात, मैं मानस में मैंने देखा है राम के बारे में जो संबोधन है, कहता है बाबा तुलसी जब लिखते हैं राम के बारे में तो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये कपटी, ये छलिया लोग भगवान राम का नाम लेकर के शुरू से, आज से नहीं 92 से लूट कर रहे हैं। ठीक है, अनिल जी भी हमारे साथ हैं, आप जो रिएक्शन दे रहे हैं उनसे पूछ लेते हैं। लौटूंगी आपके पास। दूसरा एक और प्रश्न ले लीजिए प्रगति जी, फिर मैं खत्म कर दूंगा। एक प्रश्न मेरा यह था कि कौन व्यक्ति है जो इनको ट्रस्ट बनाया और इनके पीछे खड़ा रहा, और दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि क्या राम मंदिर निर्माण समिति की भी जांच जरूरी है? क्योंकि आज करोड़ हिंदुओं के मन में यह अविश्वास पैदा हो गया है कि चोरों ने वहां भी डाका डाला है। 1992 में जो चंदा हुआ, वो चंदा कहां गया? जवाब दे विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के लोग, क्योंकि ये सारे चंदा चोर इकट्ठा होकर बैठे हैं और राम के नाम पे लूट मचाई है। मामूली बात नहीं है ये।
ये किसी व्यक्ति संस्थान की बात नहीं है, ये राम की बात है और राम के नाम पर लूट मचाई है। ये बार बार ये कह के बचने का कुछ प्रयास करते हैं कि भाई ये तो राम को नहीं करते, ये तो राम को नहीं कहते। अरे साहब, राम को मानते हैं दिल से जी। नोटों के लिए राम को मानने वाले लोग हम नहीं हैं। ठीक है, आप जो कह रहे हैं उस पर ही आगे बातचीत करूंगी मैं। अनिल दुबे जी भी हमारे साथ हैं। अनिल जी, विपक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि ट्रस्ट पूरी तरह से भंग होनी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, और सबसे बड़ा आरोप यही है कि इतना समय क्यों लगा, इतना इंतजार क्यों हुआ है कार्रवाई करने के लिए, इतना वक्त क्यों लगा है। आप इसे कैसे देखते हैं, क्या लगता है आपको, क्या ट्रस्ट का पुनर्निर्माण होना चाहिए? एसआईटी की तरफ से भी कई सुझाव दिए गए। देखिए प्रगति जी, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है योगी जी के नेतृत्व में राम मंदिर ट्रस्ट में जो हुआ, अगर उसको उस भ्रष्टाचार को सरकार ने गंभीरता से न लिया होता तो ना तो एसआईटी की जांच होती, और एसआईटी की जांच ही इसलिए की गई कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई। और मैं आज जो योगी जी 2 टर्म उनकी सरकार का पूरा होने की स्थिति में, और जो उनका इकबाल है, जो सरकार का इकबाल है, ये लोगों ने देखा है। और मैं समझता हूँ कि जो इसमें भ्रष्टाचारी है, 8 लोगों के खिलाफ FIR हुई है, 8 लोग जेल गए हैं, और ये जो बातें विपक्ष के लोग उठा रहे हैं, इनको ये ज्ञात होना चाहिए कि 8 लोगों को पुलिस वहां उनकी रिमांड पे लेने की तैयारी है और इनके बयान होंगे। और अगर ये 8 अभियुक्तों में से कोई भी किसी बड़े आदमी का नाम लेगा तो मैं नहीं समझता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है किसी को बख्शने वाली है। किसी भी बड़े आदमी का नाम अगर कहीं आएगा, ये सबको पता होना चाहिए कि FIR में अगर नाम नहीं है, अगर इन 8 में किसी का भी नाम लिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो उसका नाम FIR में जुड़ेगा। ये विपक्ष के लोग विद्वान है, इनको इस बात की समझ नहीं है कि उनके बयान के आधार पर नहीं होगी। आपके और आरोप पे आरोप लगा, आप धैर्य रखिए ना। आपके पास कोई अगर तथ्य है, विपक्ष के पास, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई भी, हम लोग भी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार में जो लिप्त है वो बिल्कुल जो वो दंडित हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। कहीं कोई सरकार किसी को बचाने जा रही है क्या? जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा वो निश्चित रूप से फंसेगा, निश्चित रूप से जेल जाएगा। और इनके पास अगर कोई तथ्य तो एसआईटी के सामने लाओ, या हम लोग इनको बताओ, हम लोग उसमें कार्रवाई कराने का काम करेंगे। कोई दोषी बचने वाला नहीं है। ये बेकार की बात जो है ये करते हैं, इनके पास कोई तथ्य नहीं है। अगर तथ्य हो तो ये बताओ। और बाकी सरकार पूरी गंभीरता से इसको ले रही है। ये आस्था का विषय है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों पर हम लोग चलते हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो आदर्श है उसका पूरी तरीके से पालन होगा। एक भी दोषी, एक भी भ्रष्टाचारी बचने वाला नहीं है। बिल्कुल, ये अनिल दुबे जी, जाहिर सी बात है काफी गंभीर अपराध है और जो भी दोषी है वो बचना भी नहीं चाहिए, और इसी को लेकर लगातार जो एसआईटी की जांच है वो इस पूरे मामले में चल रही है। लेकिन प्रवेश कुमार जी, एक बात बताइए, जब कल इस्तीफा हुआ तब वीएचपी के ही जो नेता हमारे साथ जुड़े उनकी तरफ से कहा गया कि देखिए ये सब कुछ नैतिकता के आधार पर किया गया है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और आगे जांच होगी, जांच में कोई अड़चन ना आए, यही वजह है कि इस्तीफा दिया गया। लेकिन जब जांच शुरू हुई, जब जांच का इससे पहले आदेश हुआ, एसआईटी ने जांच शुरू की, मामला उजागर हुआ, तब इस्तीफा क्यों नहीं दिया गया? 20 दिन का वक्त क्यों लगा? नहीं करुणा शंकर जी, अभी तो इसी की पुष्टि नहीं है कि इस्तीफा हुआ है। जिसने भी कहा है, जिसने भी बोला है, क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा नहीं दिया है? मैंने आपको क्या कहा, अभी इसकी पुष्टि भी नहीं हुई। ये आपके जो सूत्र हैं, सूत्रों के हिसाब से तो 200 किलो की सोने की ईंटें भी गायब हो गई थी। हाँ। सूत्रों के अनुसार तो काकभूषणी भी गायब हो गया था। हाँ। सूत्रों के अनुसार तो राम मंदिर में पता नहीं क्या क्या हो गया था। हाँ। तो ये जो सूत्र हैं आप लोगों के, अब इन सूत्रों को छानिए। सिंधी समाज भी तो सामने आया ना प्रवेश कुमार जी, सिंधी समाज भी सामने आया जिन्होंने चांदी की ईंटें, एक सेकेंड प्रवेश कुमार जी, सिंधी समाज खुद सामने आया, हमारे कैमरे पर बोला, हमारे कैमरे पर उनकी तरफ से कहा गया कि चांदी की ईंटें दी गई थी, उनका कुछ पता ही नहीं है, कुछ जानकारी नहीं उसके बारे में। अभी सब कुछ मिल गया उनको भी। हाँ, देखिए, आप मीडिया में आकर के बताएंगे कि हमारा ये सामान हमने दिया था, हमको नहीं मिला। आप जहां कंसर्न व्यक्ति है उससे जाकर पूछिए। नहीं, रसीद उन्होंने मांगी थी प्रवेश कुमार जी, मैं बता दूं। नहीं, प्रवेश कुमार जी, उन्होंने बाकायदा ट्रस्ट से रसीद मांगी थी, लेकिन रसीद उन्हें नहीं दी गई, और इसी के बाद उनको सामने आना पड़ा, जब कई बार। सुनिए करुणा शंकर जी, सुनिए,
एक छोटा सा मंदिर होता है ना, उसमें भी रसीद मिलने में समय लग जाता है जब भीड़ लगती है। वो राम मंदिर है, लाखों करोड़ों लोगों ने वहां पर अपना जो है समर्पण किया है। नहीं, यानी प्रवेश कुमार जी, आपके हिसाब से कुछ हुआ ही नहीं है, आपके हिसाब से कुछ हुआ ही नहीं है। ना चांदी की ईंटें गायब हुई हैं, ऐसा कहा ना दान, ना चढ़ावा, ना जेवरात, कुछ नहीं हुआ। ऐसा कहा, कुछ गायब नहीं हुआ। मैंने कहा ऐसा? करुणा जी, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। आ रहे मैंने ये कहा कि जो भी कंसर्न लोग हैं, लूटने में समय वो जाकर के ट्रस्ट से पूछना चाहिए, ना कि मीडिया में बात करनी। वो ट्रस्ट से पूछे नहीं जाएगा उनको। और एक रसीद ठीक है, धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए। धर्मेंद्र जी क्या बोल रहे हैं आप? करुणा जी, मैं परवेश भाई से पूछना चाहता हूँ कि मंदिर के चढ़ावा को लूटने में तो समय नहीं लगा। 40 दिन में 70 बार लूटा गया, जो आपके यहाँ मीडिया रिपोर्टिंग आ रही है। और इनको रसीद देने में 2021 में समाज ने सूत्रों पे आप चलते हैं, मैं सूत्रों पे नहीं चलता। अब तो 2000 सूत्रों की बात पे आप चलते हैं, मैं सूत्रों पे नहीं चलता। मैं सत्य को जो है, सत्य को आवरण की जरूरत नहीं होती है, और 2021 को आवरण की जरूरत नहीं होती है। सत्य सत्य होता है। रसीद देने का समय आप लोगों के पास नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि आप सभी लोग लूट में लिप्त थे। आपने अपने रिश्तेदारों को बुला लिया, अपने करीबियों को बुला लिया, पूरा आपने पूरा संचालन किया। कोई जज नहीं है, अभी एसआईटी की जांच हो रही है। जांच के बाद सारी चीजें स्पष्ट आ जाएंगी, क्या गड़बड़ी हुई है, क्या गड़बड़ी नहीं हुई है। इसलिए ये मीडिया ट्रायल करने की आवश्यकता हमको नहीं है। चंपत राय, दूसरे अनिल मिश्रा, तीसरे गोपाल राव, सबसे मुख्य आरोपी को एसआईटी में बिना बेनामी कर दिया उन्हें कि अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। जो सबसे ज्ञात आरोपी है उन्हें अज्ञात में डालने का क्या साजिश है, मुझे बताइए। आप कह रहे हैं कि अभी इस्तीफा नहीं हुआ है, आप विश्व हिंदू परिषद एफआईआर नहीं हुई है अज्ञात किसी के, पूरे लोगों के खिलाफ एफआईआर आपको पता ही नहीं है यार। आप पढ़ कर आओ, काम करके आओ, इस पर काम करके आओ पहले। नहीं पहले इस पर काम करके आओ। आपकी डकैती को पढ़े और क्या क्या पढ़े, आप काम करके आओ भाई। धर्मेंद्र जी, आपको लगता है प्रोफेसर आदमी उसे पढ़कर आता हूं, बिना पढ़े नहीं जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए? प्रगति जी, परवेज जी से पूछिए कि चंपत राय जी का इस्तीफा हुआ है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने इस बात को नहीं हुआ अभी कुछ सूत्र गलत है। इस्तीफा नहीं हुआ है, वो बोल रहे हैं इस्तीफा हुआ ही नहीं है। ना चंपत राय ना अनिल मिश्रा, इस्तीफा नहीं हुआ क्या? प्रवेश कुमार जी आप क्या बोल रहे हैं? इस्तीफा नहीं हुआ, कुछ स्पष्टता नहीं, कुछ पुष्टि नहीं हुई। कोई पत्र मिला क्या आपको, चिट्ठी मिली क्या आपको? आपको किसी चीज की पुष्टि नहीं है। आप लोग सब कल से चला रहे हैं इस्तीफा इस्तीफा इस्तीफा। अरे पुष्टि हुई क्या कहीं से? मैं अब आपको बता रहा हूं, कहा क्या? मैं आपको बता रहा हूं प्रवेश कुमार जी, प्रवेश कुमार जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। वीएचपी के ही सुरेंद्र जैन जी कल हमारे साथ जुड़े थे। जब जैसी खबर आई तो हमने उनसे कंफर्म किया और उन्होंने खुद बोला कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा हुआ है। उन्होंने आगे ये बोला कि एसआईटी की जांच आगे, क्योंकि अभी प्रारंभिक जांच हो गई है, एसआईटी की जांच में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इस्तीफा हुआ है। ये सुरेंद्र जैन जी बोल रहे हैं और आप दूसरी बात बोल रहे हैं प्रवेश कुमार जी। मैं कह रहा हूं आप चलाइए, प्रवेश करके बात को दबाना चाहते हैं। नहीं प्रवेश कुमार जी, सुरेंद्र जैन जी ने खुद बोला ना, कल हमसे जुड़े थे, लेकिन पुष्टि नहीं है कोई। यानी वो उनकी जानकारी नहीं थी और उन्होंने इस पर कंफर्म कागज मिला। अरे ये लिपा पोती में लगे। ठीक है, एक बार सुन लेते हैं प्रवेश जी। कोई बात नहीं, जानकारी को लेकर अगर ये इस तरह असमंजस की स्थिति है तो एक बार सुन ही लेते हैं ना। उन्होंने हमसे बातचीत में क्या बोला था, सुनिए आप। चंपत राय जी ने किस दबाव में आकर इस्तीफा दिया है, ये संभव नहीं है। उन्होंने महामंत्री के रूप में जो जांच के लिए आवश्यक काम थे, एसआईटी को कागज देना, उनको बाकी सब चीजें जो रिकॉर्ड मांगे थे वो देना, ये काम पूरा हो गया है। और चूंकि जिस तरह का वातावरण बन रहा था, तो मुझे लगता है उन्होंने शुचिता का पालन करते हुए दायित्व पूरा होते ही अपना पद छोड़ दिया। उन्होंने जो कहना था वो एसआईटी के सामने कहा है। जो प्रश्न पूछे थे सबका जवाब उन्होंने दिया है, एक भी प्रश्न को अवॉइड नहीं किया। जब बुलाया तभी गए। और मैं समझता हूं जो राजनेता इस तरह के आरोप लगाते हैं वो जाते हैं क्या? वो कभी कोर्ट का सहारा लेंगे, कभी किसी चीज का, कभी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे। इन्होंने एक क्षण के लिए भी अवॉइड नहीं किया, सब कुछ पारदर्शिता से सामने रखा।
प्रवेश जी, अब बोलिए। संयुक्त महासचिव है सुरेंद्र जैन जी, उन्होंने हमसे बातचीत में यह कहा है, कंफर्म किया कि इस्तीफा दिया गया। अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। अरे सुरेंद्र जैन जी को आपने सुना, उन्होंने साफ साफ बोला है। मैंने सुन लिया ना, मैंने सुन लिया सुरेंद्र जैन जी को। पर मैं आपको कह रहा हूं कि जब तक कोई स्टेटमेंट नहीं आती, जब तक कोई पर्चा नहीं दिखता, तब तक कोई सुरेंद्र जैन जी का बयान आपके लिए मायने रखता है या नहीं रखता? उनकी तरफ से कोई कही गई बात आपके लिए मायने रखती है या नहीं रखती? कहा है कुछ विषय, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जब तक इसकी कोई पुष्टि नहीं आती तब तक मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता। करुणाशंकर जी, मैं बोलूं जी, आपके पास जवाब नहीं है। आएंगे। मैंने कह दिया ना आपको, अभी इस्तीफे की कोई पुष्टि नहीं हुई है। झूठ और जैन की तरफ से गोपाल जी का भी सुनिए, गोपाल जी ने भी चलाया है। गोपाल जी बोले तरफ से क्या कहा गया ये भी नहीं आप मान रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम रिएक्शंस के लिए। आगे बढ़ते हैं और चढ़ावा चोरी का ये सारा खेल कैसे चल रहा था इसे लेकर हमने एक वीडियो तैयार किया है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 22 जनवरी 2024 ये वो तारीख है जब अयोध्या के भव्य राम मंदिर में प्रभु श्री राम मंदिर के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जिसके बाद अयोध्या के राम मंदिर में देश विदेश से हर दिन लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं और दिल खोलकर प्रभु श्री राम के चरणों में दान अर्पित कर रहे हैं। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आस्था के इस सबसे बड़े केंद्र में कुछ लोग मिलकर रामलला के चढ़ावे पर डाका डाल रहे थे। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले ने पूरे भारतवर्ष को सन्न कर दिया है। आइए आपको बताते हैं चोरी का वो पहला तरीका जिससे मंदिर के खजाने को चूना लगाया जा रहा था। जब श्रद्धालु मुख्य मंदिर में आकर पूरी श्रद्धा के साथ दान पेटी में अपनी मेहनत की कमाई का कुछ हिस्सा प्रभु श्री राम के नाम चढ़ाते थे तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस चढ़ावे की गिनती करने वाले ही चोर निकलेंगे। दान पेटी से निकले चढ़ावे को जब काउंटिंग रूम में नोटों की गिनती के लिए ले जाया जाता था तो वहां तैनात कर्मचारी बड़ी चालाकी से खेल करते थे। गिनती के बाद इन नोटों को बैंक में जमा करने के लिए भेजा जाता था, लेकिन लगातार कुछ समय से बैंक पहुंचने वाले पैसों में 500 के नोटों की भारी कमी देखी जा रही थी। बैंक अधिकारी को जब इस पर शक हुआ तो मामला आगे बढ़ा। बैंक से इनपुट मिलने के बाद राम मंदिर प्रबंधन और अधिकारियों ने मामले को दबाने के बजाय बेहद गंभीरता से लिया। शक गहराने पर एक सीक्रेट इंटरनल इन्वेस्टिगेशन यानी अंदरूनी जांच शुरू की गई। चोरों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए पूरे काउंटिंग रूम और आसपास के इलाकों में रात भर काम करके हिडन कैमरे लगाए गए। अब देखिए सीक्रेट कैमरे में जो कुछ कैद हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। कर्मचारी चोरी करने के लिए बाकायदा तालमेल बिठाते थे। एक साथी जानबूझकर सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़ा होकर उसका व्यू ब्लॉक कर देता था ताकि पीछे क्या हो रहा है वो मुख्य कैमरे में ना दिखे। इसी का फायदा उठाकर दूसरा शातिर साथी नोटों की गड्डियों में से 500 के नोट गायब करके अपनी शर्ट और पैंट की जेब में भर लेता था। इसके बाद चालाकी से इन नोटों को ले जाकर स्टाफ टॉयलेट के फ्लश बॉक्स पर कोनों में छुपा दिया जाता था। जैसे ही ड्यूटी खत्म होती या मौका मिलता ये चोर टॉयलेट में छिपाए गए नोटों को चुपके से मंदिर परिसर से बाहर निकाल कर ले जाते थे। इसके बाद एक गुप्त ठिकाने या मकान पर बैठकर ये सभी आरोपी आपस में चोरी की गई रकम का बराबर बंटवारा करते थे।